कर दे बेटा इसको। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। गर्ल्स गायब है क्या? आयुषी, आयुषी आई नहीं क्या बेटा? आप नए आए हो? कब से आ रहे हो? कल ही से आए? न्यू स्टूडेंट के लिए हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। कौन से स्कूल से हो? महर्षि। और कोई है क्या महर्षि में? नहीं हो? क्या बात। अच्छा, आप तो नहीं गए ना बेटा? कौन से स्कूल से हो? अच्छा, ज्ञान का। ये टाटी बन रहे है ना, बहुत दूर है। ये अच्छा स्कूल है, सारे स्कूल अच्छे होते हैं। डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। ठीक है, चलिए। तो ऑनलाइन वालों को सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहली बात देखेंगे भाई, प्रिंसिपल्स का तो मतलब पता है आप लोगों को, है ना? इनहेरिटेंस क्या होता है? क्या? हाँ, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ, ठीक है। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। हमारे स्किन का कलर हो सकता है, हमारी हाइट हो सकती है, ठीक है, हमारा हेल्थ हो सकता है, हमारे हेयर का कलर हो सकता है, और भी बहुत सारे जो हमारे बॉडी में जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता है वो सब भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। समझ आया बात? ठीक है, चलो। देन इसमें एक वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, हेरिडिटी। तो ये हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का डेफिनेशन भी आपको सेम है, ठीक है। हेरिडिटी का भी डेफिनेशन आपको सेम मिलेगा। हेरिडिटी का मतलब भाई वही ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन टू अदर, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। लेकिन इनहेरिटेंस जब हम बात करते हैं तो वो एक जनरेशन लेते हैं। अगर हम बोलते हैं हेरिडिटरी या हेरिडिटी है, ठीक है, तो वो बहुत सारे जनरेशन की बात कर रहे हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ह्यूमंस में पूंछ नहीं होती, ये एक हेरिडिटी है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हजारों साल से जो इंसान पैदा हुए हैं उनमें पूंछ नहीं। समझ आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है? या फिर बोलेंगे कि भाई ह्यूमंस में अब पूरे फेस में जो हेयर्स नहीं आते हैं, जैसे बॉयज में सिर्फ ये हिस्से में हेयर्स आते हैं फेस में, हेरिडिटी। समझ आ रहा बात? ठीक है, वो कई हजारों साल से चला आ रहा है। उससे पहले पूरे में था, वो अलग बात है, ठीक है, बट काफी साल हो गया, हजारों साल हो गया, ठीक है। समझ आया बात? तो ये हेरिडिटी है। अब अचानक से अगर जैसे किसी के में जैसे 6 उंगली है, ऋतिक रोशन, तो पिताजी के में नहीं था, अब वो ऋतिक रोशन का जो 6 उंगली है उसके बच्चे में भी ट्रांसफर हो गया, उसके बेटे के में भी 6 उंगली। दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। वो उसको आप हेरिडिटी नहीं बोलोगे, क्यों? वो बहुत सारे जनरेशन, उसके पिताजी जो राकेश रोशन है उनके में नहीं था 6 उंगली। देखे होंगे ऋतिक रोशन? नहीं देखे? नहीं देखे हो? तो पापा का नहीं बोल रहा, ऋतिक रोशन का देखे, उसका देखे है ना, 6 उंगली है, अंगूठा ऐसा 2 है। तो बहुत सारे जनरेशन की काउंटिंग करते हैं तो हेरिडिटी बोलते हैं। अगर कुछ जनरेशन की काउंटिंग करते हैं, 1-2 जनरेशन की काउंटिंग करते हैं, तो वो इनहेरिटेंस। बट दोनों का डेफिनेशन सेम, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है बात इतना? ठीक है, चलो। अब
ये जो चैप्टर है इसमें कुल मिलाकर के यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम जनरल कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे, जेनेटिक कैरेक्टर की बात करेंगे। जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब भैया मेरे में है तो मेरे बच्चे में भी होगा, उसके बच्चे में भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब जेनेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी कैरेक्टर एक्चुअल में जेनेटिक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बोल सकते हो कि भाई ये जो हेयर है, हेयर का कलर है, अब कई विदेश में देखे होंगे आप लोग, कई लोगों का थोड़ा सा भूरा भूरा बाल रहता है, कई लोगों का व्हाइट रहता है। जैसे यूरोप में कई लोगों का बाल एकदम हेयर व्हाइट रहता है या थोड़ा सा ब्राउन टाइप का रहता है, थोड़ा लाइट ब्राउन, ठीक है, देखे हो ना आप लोग? ठीक है, गोल्डन टाइप का है, एकदम सोना कलर करवाया है रे करके, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, अब उनके कई जनरेशन में ऐसा हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके जीन्स में ये कैरेक्टर स्टेब्लिश्ड है जो कि उनके बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है। उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे का ये बाल का कलर जो होता है गोल्डन होगा। सिल्वर कलर भी देखे हो कभी? सिल्वर कलर का हेयर, अरे व्हाइट टाइप का रहता है ना। हाँ, देखे होगे ना। तो कहीं ऐसे जाओगे आप लोग, दिख तो ठीक रही है यार लेकिन बेचारी का बाल, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, जेनेटिक है, वो नॉर्मल है उनके लिए। हम लोग जाएंगे ये कैसे टाइप का, इसका डार्क कलर किया है। जैसे मैं कभी जाता हूँ तो कहीं भी जैसे जाता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर और कोई रिश्तेदार तो हमेशा बोलते हैं बाल, जैसे हेयर कट करवा के आता हूँ तो अधिकतर ऐसा बोलते हैं कि हेयर डाई करवाया है क्या, ठीक है। मतलब हमेशा ऐसा मेरे को कमेंट देखने को मिलता है, हेयर डाई करवाया है। जब तक लेकिन आज तक मैं मेहंदी भी नहीं लगाया हूँ। मेहंदी लगाते हैं ना कंडीशनिंग, और थोड़ा सा व्हाइट है तो उसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं, ब्लैक मेहंदी और मेहंदी कलर वाला। मैं आज तक कभी नहीं लगाया हूँ, केमिकल तो छोड़ ही दो, ठीक है। फिर भी अब कई लोगों का हेयर जो रहता है वो व्हाइटनिंग चालू हो जाता है, 20-25 साल में भी व्हाइट होना चालू हो जाता है, 25 साल में भी व्हाइट होना चालू होता है। ऐसा नेचुरल है, वो जेनेटिक होता है कई लोगों का, और कई लोगों का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है। समझ आया बात? तो जिनका जेनेटिक है उनका तो एज डिपेंडेंट नहीं होता, कभी भी हो जाएगा, बूढ़े होने के इंतजार करने से, ठीक है। और कुछ लोगों में तो काफी लेट से हेयर व्हाइट होना चालू होता है, शायद मेरे जैसे टाइप के कुछ लोग हैं, जैसे व्हाइट हेयर, मैं अभी भी व्हाइट बहुत ही इक्का दुक्का ही होगा, बहुत कम है, ठीक है। तो अब आप लोग में से अगर किसी को टिप्स लेना है इसका, तो आप लोग बाहर फीस पटा के फिर मेरे से, चलो। तो ये बहुत सारी चीजें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण होती है। व्हाइटनिंग वाइटनिंग जो होता है ना एक्सट्रीमिटी, सॉरी, ये जो अपना हेयर है, इसका जो व्हाइटनिंग होता है ना, वो बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण होता है लोगों में, और स्ट्रेस, दोनों चीजों से अपन थोड़ा सा मेल मिलाप रखते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट आते हैं, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो समझ आ गया आप लोगों को, ऑल अबाउट जेनेटिक कैरेक्टर एंड देयर ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड देयर ऑफस्प्रिंग एंड देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर का पास ऑन। समझ आया बात? ठीक है। देन दूसरी चीज समझ आ रहा है भाई ऑनलाइन वालों को ये सब? यस सर। चलो देन, अब इसमें मेनली जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अगर हम बात करें, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब जेनेटिक्स के अंदर आता है। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ जीन एंड देयर एक्सप्रेशन, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल, फादर इज मेंडल, ठीक है। अब मेंडल, नॉट मेंटल, मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, और एक्चुअल में इन्होंने ही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की शुरुआत की, ठीक है। तो इनकी जो स्टडी थी काफी इंटरेस्टिंग है, और इनको फादर क्यों बोला जाता है, जबकि उस समय जिस समय ये स्टडी कर रहे थे उस समय इनको कोई भी क्रेडिट नहीं मिला था कि भैया आज तुम बहुत बड़े काम कर रहे हो, तुम बहुत महान साइंटिस्ट, ऐसा कुछ इनको क्रेडिट नहीं मिला था। फिर भी इनको उसका पिताजी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूरी चीजों को पढ़ना है तो हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखना पड़ेगा। तो टर्मिनोलॉजीज में हमको क्या क्या देखना है,
सबसे पहले अगर जेनेटिक्स पढ़ना है, दैट इज स्टडी ऑफ जीन एंड देयर एक्सप्रेशन, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब अगर आप पूरा जीन की स्टडी कर रहे हो या फिर कौन से कैरेक्टर का ट्रांसफर देखेंगे हम, जेनेटिक कैरेक्टर, कुल मिला के जीन मालूम होना चाहिए। तो व्हाट इज जीन, फिर हम देखेंगे व्हाट इज डीएनए, फिर हम देखेंगे व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज सेल। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है क्या? चलो बताओ। तो भाई सीधी सी बात है, हम जिस चीज की पढ़ाई करने वाले हैं पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है, तो जीन के बारे में आपको मालूम होना है। किसके स्कूल में ये वाला चैप्टर हो गया? हाँ तो था भाई, कुछ नहीं होगा, नहीं भाई आपके पास व्हाट इज जीन। सॉरी सर, वो मेरे में नहीं हुआ मैं तो मजाक कर रहा था। बताना बेटा, ये चैप्टर अगर पढ़ना है तो पहले आपको जीन के बारे में मालूम होना चाहिए। जीन क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है जीन? हाँ बेटा बोलो बोलो, हाँ कहाँ होता है जीन, होता क्या चीज है? हाँ वो है? कहाँ होता है, क्या करता है, थोड़ा तो देखिए एक आंसर है, ये बोला है डीएनए और सेल में होता है। इसको हमारा परंपरा बताया कि नहीं क्लास में? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। क्लास में कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है, भले गलत बताओ बेटा, ठीक है, लेकिन बताने की आदत डालो। ठीक, कुछ डाउट होता है तो क्लास में ही पूछ, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि अरे ये इतना सिंपल चीज मुझे नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब और किसी को भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अधिकतर बच्चे यही सोचते हैं कि बाकी लोगों को आता होगा, लेकिन बाद में पता चलता है किसी को नहीं आता, तभी यही सोच के बैठे रहते हैं। यहाँ नहीं पूछोगे तो क्लास के बाद पूछ लेते, उस दिन नहीं पूछ पाओगे तो नेक्स्ट क्लास से पहले पूछ लेते, नेक्स्ट क्लास में पूछ। लेकिन डाउट क्लियर, कभी डाउट नहीं रखना, डाउट हमेशा क्लियर रखना है, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट, हाँ बताओ बेटा, ऑनलाइन वाले बताएंगे व्हाट इज जीन, कहाँ ये जीन होता क्या चीज, बोलो भाई विश्वम्भर। सर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए। हाँ, और नहीं है बेटा, वो सब में नहीं है, बुक मत छानो, पुस्तक देख रहे हो। ये सारी चीजें इसके बाद ही चालू होता है, ये चैप्टर जो भी पढ़ाऊंगा उसके बाद ही चालू होता है। हाँ तो देखो बेटा, अच्छा व्हाट इज क्रोमोसोम, जेनेटिक डीएनए, डीएनए प्लस प्रोटीन। हाँ बेटा करीब। चलो अब एक छोटा सा चीज देखते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, सेल है, ये न्यूक्लियस है। हमारी बॉडी का जो, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? मतलब ये पढ़ा रहे, मतलब हर चीज में। हम खाना हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन कौन करता है? सर डी। हम सोते हैं तो हमको कौन सुलाता है? डी नहीं सुलाता है। प्यास लगती है पानी, सर यही यही सब यही करेगा, यार चैप्टर यही पढ़ा रहा ना। हमारे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है बेटा? ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। वैसे ही हर एक सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ब्रेन में ऐसा क्या है जो बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? हाँ, नेफ्रॉन किडनी में होता है बेटा। तो ऐसे हो गया ना, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक आने वाला है, ऐसा टाइप का कई बार ऐसा फिल्मों में करते हैं। हाँ, तो न्यूरॉन, समझ आया बात? तो ब्रेन में मेनली क्या होता है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन से ही मिल करके ब्रेन बनता है, समझ आ रहा बात? तो न्यूक्लियस में होता क्या चीज है बेटा? डीएनए। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। चलो, तो इन नॉर्मल कंडीशन जब हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन होता है,
एक सेल कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक हार्मोन बनाए, प्रोटीन बनाए या एनर्जी बनाए, तो ये डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है वो सारी चीजों को कंट्रोल करने की। समझ आया बात? ठीक है। इवन हमारे स्किन का कलर भी कैसा होगा ये डीएनए ही कंट्रोल करता है। तो वही सेल को कंट्रोल करेगा डीएनए। डीएनए होता है न्यूक्लियस। अब बात ये आती है कि व्हाट इज क्रोमोसोम। तो ये जो डीएनए होता है ये मैं क्लास 11 में पढ़ाता हूँ बच्चे लोगों को। चलो बताओ बेटा, पुराने बच्चे लोग, व्हाट इज क्रोमोसोम? Coiled form of DNA. कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो अगर एक डीएनए इतना लंबा है और इसको मैं अगर कॉइलिंग कर दूं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या चीज है? इट इज क्रोमोसोम। क्लियर है इसका? हमेशा याद रखना है क्रोमोसोम आपके सेल में इन नॉर्मल कंडीशन में नहीं प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम कब होगा, कब विजिबल होगा, ये बता चुका हूँ, सेल डिवीजन पे, ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो एक्चुअल में अगर हम देखें एक नॉर्मल सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम टाइम आपको सेल में क्या देखने को मिलेगा? डीएनए ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डीएनए ही एक्सप्रेस करता है किसी भी फंक्शन को। डीएनए ही हर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ आ रहा बात? अभी ये जो शुरू का 3 क्लास है इसमें गोल नहीं मारना है, ठीक है? ये 3 क्लास अगर आप गोल मारोगे तो आगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस साफ हो जाएगा, आगे चल के बायोटेक्नोलॉजी सब साफ हो जाएगा। इसमें जितना बेसिक चीज समझाऊंगा वो सब आगे आपका 4 चैप्टर में काम आने वाला है, इवन इवोल्यूशन में भी काम आने वाला है। समझ आ रहा है? तो अभी जो 3 क्लास मैं पढ़ाऊंगा आज से लेकर के आगे 3 से 4 क्लास, ये मान के चलो आपका 50% बायोलॉजी का बेस बनाने वाला है। समझ आया बात? इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये और इसके आगे वाला, ठीक है, इसके क्वेश्चंस काफी टफ आते हैं। एक्चुअल में टफ इसीलिए होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, आप हर टाइप का, चाहे नीट हो चाहे एम्स में आया हुआ क्वेश्चन आप आसानी से बता, ठीक है? तो गोल नहीं मारना है, ध्यान से समझना है, ठीक है? और जब भी आओगे तो पुराना पढ़ के आओगे, नहीं तो सब आगे पीछे सब गायब हो जाएगा। तो कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। मैं अभी भी चैप्टर चालू नहीं करूंगा, आधा घंटा में सब यही पे हूँ, ठीक है? तो कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए क्लियर है इसका? क्रोमोसोम कब विजिबल होगा? सेल डिवीजन। तो भाई एक नॉर्मल सेल है, एक नॉर्मल सेल को ये काम कर रहा है, एनर्जी बना रहा है, एटीपी बना रहा है खुद को जिंदा रखने के लिए, तो वो डीएनए से ही होगा, ना कि क्रोमोसोम से। क्लियर है बात इसका? देन आते हैं जीन। तो हम सेल देख लिया, न्यूक्लियस देख, क्रोमोसोम देख लिया, डीएनए देख, सॉरी हाँ डीएनए देख। देन व्हाट इज जीन? व्हाट इज जीन? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ये एक सेल है, ये मैं बोलूंगा ये एक बीटा सेल है। चलो बताओ भाई परमिंदर कि बीटा सेल का क्या काम होता है? क्या सर? बीटा सेल का क्या काम होता है? अगर ये बीटा सेल है इसका मेन फंक्शन क्या होगा? ये सेल, भाई हर एक सेल का एक फंक्शन होता है, ये क्या करेगा? डब्ल्यूबीसी बना है, कौन कौन है देखता हूँ। और कौन है भाई बताओ ऑनलाइन में? सर इंसुलिन हार्मोन। हाँ ऑनलाइन वाले लोग जल्दी आया करो। हाँ चलो, कौन बताएगा? अभिजीत बताओ भाई। आकृति, अभिजीत भी गायब हो गया, ऑनलाइन आया हूँ। आकृति, हाँ बताओ। हेमंत, फॉर्मेशन ऑफ बोन कहाँ से आ गया बेटा? अमन, हाँ बेटा। अरे बेटा बीटा सेल पेनक्रियास में पाया जाता है, ठीक है? और ये क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन। क्या बनाता है? इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन जो बनेगा वो कौन बनाएगा? पेनक्रियास में जो बीटा सेल सेल ही बनाएगा। तो ये सेल में ही ये इंसुलिन हार्मोन बनेगा और सेल से बाहर निकलेगा और शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। समझ आया बात? ठीक है। तो ये इंसुलिन बनाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो डीएनए। लेकिन
पूरा का पूरा डीएनए काम नहीं करेगा। डीएनए का वो पार्ट जो इंसुलिन बनाने के लिए बना है, इस दुनिया में आया है, वही वाला पार्ट, मान के चलो कि ये एक डीएनए है, ये जो हिस्सा है इतना से इतना, ये पार्ट रेस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के लिए, क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा होता है। डीएनए में बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट होते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करेगा। पूरा डीएनए हर चीज तो ना करेगा भाई। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको बोलूंगा रिक्शा चला, ट्रेन चला, हेलीकॉप्टर चला, सब कहाँ चला लोगे जी? ठीक है, आप अपना मोपेड ही चला के आओगे ना यहाँ तक पढ़ाई करने के, वही एक काम करोगे, समझ आ रहा है बस। ठीक है, कुछ लोग दो तीन काम कर लेते हैं भाई, जैसे मैं क्लिनिक भी देख लेता हूँ और कोचिंग भी देख लेता हूँ, बस। अब इससे जब तीसरा बोलोगे तो जाग के रात को थोड़ी ना काम करे। ठीक है, तो ये जो डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए कोई एक काम नहीं करता। डीएनए में बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत सारे काम के लिए बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और वो जो डीएनए का पार्ट होता है जो कि तो दिख रहा है बेटा सबको? ऑनलाइन वाले लोगों को बोल रहा हूँ यार। हाँ, चलिए, क्लियर हुआ इतना? मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो मेंडल ये टी टी करोगे ना तो सब भूल जाओगे। ठीक है, टी टी वी टी बस आपको नहीं करना है ना। तो समझ आ रहा है जीन क्या होता है, इसका काम क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और। और हम लोग टर्म्स देखेंगे। अभी हम लोगों ने मेनली जो देखा है वो है जीन, बाकी चीज आपको मालूम है, बट हम जीन जीन को स्पेसिफाई किए। ठीक है, देन दूसरी चीज कि हर जो भी कैरेक्टर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, उसके लिए मिनिमम 2 जीन की जरूरत होती है। ठीक है, क्यों 2 जीन की जरूरत होती है? कि जैसे मान के चलो ये मदर है, ये फादर है, या मेल है या फीमेल है, ठीक है, तो इनके बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, इनके बॉडी में 46 क्रोमोसोम है ना। जब गैमिट बनेगा तो कितना होगा भैया? 23, और इसमें गैमिट बनेगा तो 23। समझ आए बात? यहाँ से हम लोगों ने एक चीज देखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या देखा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं दे आर प्रेजेंट इन अ सेट, 23 पेयर्स में होते हैं। याद आ रहा है? 23 प्लस 23, तो ये एक सेट एक गैमेट में आएगा, दूसरा सेट दूसरे गैमेट में जाएगा। क्लियर है इसका ऑनलाइन वाले लोगों को? समझ आ रहा है? यस तो सर। ये 23 पेयर होता है ना बेटा, 23 पेयर होता है, दैट इज n प्लस n, और 23 प्लस 23। तो ये जो गैमेट बनेगा तो एक 23 इधर आएगा, एक 23 इधर आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसका ये भी मतलब होता है कि भैया जो भी क्रोमोसोम है वो पेयर है ना। जो भी मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्रोमोसोम जब अरेंज होगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन नंबर, तो एक्चुअल में क्रोमोसोम का अगर आपको नंबरिंग करना होगा तो हर एक अलग अलग जो क्रोमोसोम होता है वो कितने नंबर्स में पाए जाते हैं?
अगर मैं एक ह्यूमन सेल दूं और बोलूं नंबरिंग करो क्रोमोसोम की, तो आपको कितने नंबर के क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे? 23। सर 23। क्यों 23? क्यों? एक एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की बात करूंगा तो वो 23 होते हैं, बाकी 23 तो उसका पेयर है। तो 1 से लेकर के 2 ऐसा करते करते 23rd क्रोमोसोम। वैसा ही इसका एक पेयर होगा फर्स्ट का। इसका मतलब है फर्स्ट क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 2, ठीक है, इज इन पेयर। फर्स्ट क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इज इन पेयर, ठीक है। तो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है एक टाइप का क्रोमोसोम, समझ आया? एक टाइप का। तो वैसे ही ये होगा, समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? देन फर्स्ट टू 23rd। यस सर। तो इसीलिए क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो 46, बट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो 23 उसका पेयर होता है। तो इसलिए टोटल नंबर 46। समझ आ रहा है? यस सर। ये सारी चीजें हैं हम अभी इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा मेंडलिज्म, पूरा का पूरा जेनेटिक्स इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर चल के जाने वाला है। आप सीधा मेंडलिज्म चालू करोगे तो आगे एक तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देंगे तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ आ गया। इसका ये भी मतलब है कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर ऑलवेज सेपरेटेड विद ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ये दोनों के दोनों जो पेयर्ड हैं वो अनपेयर होंगे और एक 23 हम 23 बोलते हैं, ना कि 24 के बाद 46 बोलते हैं। 23 समझ आ गया बात सबको? क्लियर हो रहा है? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ से हम क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ से ये देखने वाले हैं कि भैया इसका ये मतलब है कि जो फर्स्ट क्रोमोसोम का जो पेयर है हो सकता है वो स्किन कलर, देखो मैं रैंडम ले रहा हूँ, स्किन कलर के लिए हालांकि 3 जीन पेयर की जरूरत होती है, बट मैं यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। तो मान के चलो कि भाई हमारा स्किन का जो कलर है उसके लिए ये दोनों क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। अब क्रोमोसोम में ऐसा क्या है जो स्किन कलर के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा? अभी तो बताया भैया, बोलो ना जी। भगत सिंह टाइप का मुंह ऐसे तो करके बताओ। मैं बोल रहा हूँ स्किन कलर के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए क्रोमोसोम में क्या है? जीन है ना बाबा, जीन है ना। तो आप बोलोगे सर इसमें कहाँ जीन हो? तो डीएनए में होता है। तो डीएनए की कॉलिंग करोगे तो वो क्रोमोसोम होगा। समझ आया? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये देखो कि स्किन कलर के लिए ये जो जीन है वो यहाँ पर होगा, एक छोटा सा डॉट बना दिया जी, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट से, क्योंकि इतना लंबा डीएनए कॉइल्ड होकर के इतना छोटा सा हो गया, तो एक पॉइंट पे वो जीन हो सकता है, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि स्किन कलर के लिए जो जीन है वो पेयर, समझ आया? ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर के लिए जीन होते हैं वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में, समझ आया बेटा? ठीक है। अब सीधी सी बात है, स्किन कलर के लिए जो जीन होगा इन दोनों के बच्चों में जो आएगा 46 क्रोमोसोम के साथ, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर एक जीन होगा, यहाँ पर एक जीन होगा, दोनों मिला करके 2 जीन इसमें आ गया और कैरेक्टर ऑफ स्किन कलर एक्सप्रेस्ड होगा इस ऑफस्प्रिंग या इसके बच्चों में, मदर फादर। यहाँ से आपको क्या चीज समझ आया कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए मिनिमम कितने जीन की जरूरत होती है? 2 जीन की जरूरत होती है, 1 जीन पेयर की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो जो जीन पेयर है जो ऐसे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं जो सेम फॉर्मेट के होते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला स्किन कलर के लिए जो जीन है वो कौन से नंबर के क्रोमोसोम में है? 1 फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम, इधर आ जाओ, ऐसे क्रोमोसोम जिसमें
स्किन कलर ऐसा मैं कर दे रहा हूँ, स्किन कलर के लिए जीन है ऐसे क्रोमोसोम्स के पेयर जिसके पास स्किन कलर के लिए जीन है, वो भी सेम पोजीशन में। यहाँ पर जहाँ जिस पोजीशन पर मैंने डॉट बनाया है उसी पोजीशन में दूसरे क्रोमोसोम में भी वही जीन, उसका सेकेंड पार्ट जीन का अवेलेबल होगा। समझ आया बात इतना? ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें एक ही कैरेक्टर के दोनों जीन प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये स्किन कलर के लिए दोनों जीन, एक जीन इसमें एक जीन इसमें। हो सकता है बॉडी वेट के लिए भी जीन हो, यहाँ पर मैं तो बोलूंगा बॉडी वेट, शॉर्ट में बॉडी वेट, तो बॉडी वेट के लिए भी जीन है सेम पोजीशन में। समझ आ रहा बात? तो ऐसे क्रोमोसोम्स के पेयर जिसमें एक ही कैरेक्टर के सेम लोकस में जीन्स पाए जाते हैं, तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, पहला। दूसरा, वो जीन पेयर, इधर देखो, वो जीन पेयर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं और सेम लोकाई, सेम लोकस, सेम पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप के जीन के पेयर को जो सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस जीन पेयर को हम बोलते हैं एलील। बच्चे पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लोगों को एलील एक्चुअल में नहीं समझ आता। एलील कुछ नहीं होता है, एलील जो होता है वो जीन पेयर को ही बोलते हैं, तो किसी एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि भाई ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये स्किन कलर के लिए एस लिख रहा हूँ मैं, स्किन कलर के लिए जो जीन है, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ और बना रहा हूँ, हो सकता है कि भैया ये लीवर बनाने के लिए जीन हो सकता है ये लीवर बनाने के लिए जीन हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि ये और ये जो दोनों जीन है, दे आर होमोलोगस या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये और ये जो क्रोमोसोम्स है, दे आर होमोलोगस और नॉन होमोलोगस? नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ से क्या समझ आया? होमोलोगस ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सेम कैरेक्टर के जीन के पेयर प्रेजेंट होते हैं सेम पोजीशन पर, और उन जीन पेयर को हम क्या बोलते हैं? एलील। क्लियर है बात? अब ये डॉट मैं किसको बता रहा हूँ बेटा? ये डॉट का मतलब क्या होता है? क्या 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 चीज है ये? अरे ये एक डॉट मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? बोलो, घबराओ मत, सही बोल रहे हो। स्किन कलर के लिए। तो ये क्या चीज है? ये स्किन कलर तो नहीं होगा, क्रोमोसोम में स्किन कलर तो नहीं आएगा, तो ये क्या चीज है डॉट? क्या होगा भैया? ये जीन है, जीन ही स्किन कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके जो मोबाइल में ये जो स्क्रीन में जो भी डिस्प्ले आ रहा है, ये जो डिस्प्ले आ रहा है ये कैसे आ रहा है मालूम है? ठीक है, आपका जो सॉफ्टवेयर, आपका जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर में कुछ कोड्स होते हैं, वो कोड से ये डिस्प्ले में सारी चीजें एक्सप्रेस हो रहा है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो भी चीजें एक्सप्रेस होता है, जो भी कैरेक्टर, स्किन कलर, जो भी एक्सप्रेस कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसके लिए सारा का सारा जो प्रोसेसर होता है, जो एक्चुअल में जो प्रोसेसर होता है वो डीएनए होता है। फिर डीएनए का जो पार्ट है जीन, वहां से वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई एकदम जो फेयर जो स्किन कलर के लोग होते हैं, ठीक है, आप उनको धूप में ले जाके बैठा दो आधा घंटा, थोड़ा सा रेड हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेटा? टैनिंग आ जाती, स्किन कलर स्टार्ट हो जाएगा दिखना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा हल्का सा रेडनेस चालू हो जाएगा पूरे स्किन में। एक्चुअल में ये क्या है? ये मिलेनिन पिगमेंट एक्सप्रेस हो रहा है ज्यादा धूप के कारण। समझ आ रहा है बात? ज्यादा धूप के कारण मिलेनिन पिगमेंट एक्सप्रेस हो रहा है, तो स्किन का कलर जो होता है वो मिलेनिन पिगमेंट के कारण होता है। एंड पिगमेंट क्या होता है? एक प्रोटीन होता है,
तो बनता कैसे है, स्किन का कलर कैसे आता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये स्किन कलर का जीन है, तो जीन इज द पार्ट ऑफ, बोलो भैया, डीएनए। तो डीएनए क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किसमें, सेल में। ये सारी चीजें सेल में होती है। तो जब ये एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनाएगा, पिगमेंट बनाएगा, प्रोटीनस मिलेनिन पिगमेंट। और धूप ज्यादा पड़ेगा तो ये जीन ज्यादा एक्टिवेट होगा, ज्यादा एक्टिवेट होगा तो ज्यादा पिगमेंट बनाएगा, ज्यादा पिगमेंट बनाएगा तो स्किन का कलर डार्क। ठीक है, ये तो हुआ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब धूप के कारण। लेकिन अगर परमानेंटली ये जीन में मैसेज है कि भैया तुम इतना ज्यादा बनाओगे तो वो उतना ज्यादा पिगमेंट बनाएगा और स्किन का कलर डार्क होगा। और इसमें अगर होता है ना बेटा कि मोबाइल में सब चीज फीड रहता है पहले से ही, ये काम होगा, उससे ज्यादा काम नहीं होगा। वैसे ही अगर जीन में सिग्नल होगा कि भैया पहले से कोड्स होते हैं, जीन में अगर पहले से इंफॉर्मेशन फीड है कि तुम कम पिगमेंट बनाओ, हमेशा नॉर्मली विदाउट सनलाइट कम पिगमेंट बनाओगे, तो ये कम पिगमेंट बनेगा, कम पिगमेंट बनेगा तो स्किन का कलर लाइट होगा, फेयर होगा। समझ आया बात? ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अगर ये चीजें अगर समझते हैं लोग तो फिर ना 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 ना, ना ये सब चीजें नहीं लगाएंगे। क्यों? 7 हफ्तों में गोरापन, फुल बेवकूफ, 70 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। 7 हफ्तों में गोरापन, लोग बुजुर्ग हो गए लेकिन आज तक वो लोग लगाए जा रहे हैं। क्यों? एड देख, ओनली बिकॉज ऑफ एड। हाँ, इसीलिए किसी ने ना कोर्ट में अप्लाई किया, ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे, इससे कोई गोरा नहीं होता है। ये तो वैसे ही हो गया ना भाई, ये दीवार का जो कलर है ये एक्चुअल क्या है, सीमेंटेड कलर है, इसके ऊपर व्हाइट पोताई किया गया है, इसीलिए ये व्हाइट दिख रहा है। तो ये पोताई का काम करता है बस, ये जो क्रीम वगैरह होता है ना। मैक्सिमम ह्यूमन में एक क्रोमोसोम में या एक डीएनए का जो फिलामेंट होता है उसमें 3000 से ज्यादा जीन स्टडी किया गया है। स्टडी ना उससे ज्यादा भी होते हैं। अरे तो बेटा डीएनए होता बहुत लंबा है, बहुत लंबा होता है डीएनए। समझ आ रहा है बात? ऐसा एस्टिमेटेड है, पूरे बॉडी के डीएनए को निकालो और उसको लंबा कर दो तो चांद से आप वापस आ सकते हो, इतना लंबा होता है डीएनए एक ह्यूमन बॉडी का। कॉइल्ड फॉर्म में होता है ना, एकदम कंडेंस होता है वो। सारे डीएनए को खोल दो, सारे सेल का, तो वो आप चांद की दूरी तय करके वापस आ सकते हो अर्थ में। हाँ, इतना लंबा होता है डीएनए का लेंथ। वो जब आप लोग वो पढ़ोगे ना बायोटेक्नोलॉजी, तब मैं बताऊंगा, उसमें भी है। ठीक है, बायोटेक में आपका ये मॉलिक्यूलर बेसिस कैसे है, वो कैसे नापते हैं और कैसे करते हैं, ये सारा चीज हम बात। सर हाँ बोलो बेटा, कोई उपाय क्या उपाय? ये टैन लाइन ठीक करने का? कोई उपाय है क्या टैनिंग ठीक करने का? ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, वो थोड़ा बहुत फेयरनेस आता है बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज करें, ठंडी जगह जाएंगे तो ये जो जीन है एक्सप्रेशन कम कर देगा, थोड़ा सा टैनिंग कम हो जाता है। पहाड़ों में या ठंडी वाली जगह में आप देखोगे अधिकतर लोग फेयर होते हैं। क्यों? उनके जीन्स उतना काम नहीं करते, ज्यादा जरूरत ही नहीं। ठीक है, जब मैं मनाली गया था कॉलेज की तरफ से, मैं अपने फोटोग्राफ देखा, जब मैं तो क्रीम व्रीम लगाया नहीं था इतना। हाँ, मतलब ठंड रहती है ना, तो जब बॉडी हीट होती है, सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, तो हमारे जो सेल होते हैं मेलानोसाइट स्किन सेल, वो अपना काम करना चालू कर देते हैं। क्यों? यूवी लाइट से या हार्मफुल सन रेज से बचाने के। ठीक है, तो स्किन का प्रॉब्लम जो होता है ड्यू टू डैमेज बाय सनलाइट, वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो फेयर स्किन वालों को। थोड़े से शेडेड स्किन वाले उनको बहुत कम प्रॉब्लम। चलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे कि बेटा ये लीवर बना रहे हैं या फिर स्किन कलर जो एक्सप्रेस हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? फिनोटिपिक कैरेक्टर।
अभी मैं रैंडम बताया हूँ, अब एक एक करके हम देखें। चलो ये हटा दूं मैं। चलो अब मेंडलिज्म में आते हैं। मेंडलिज्म में आते हैं। हाँ, उसमें भी फिर कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। अब देखो मेंडल जो है, काफी सम्मान है उनके लिए मेरे मन में, क्योंकि उन्होंने काफी, हाँ चलो ठीक है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने काफी सालों तक इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स पे काम किया, बट बेचारे को कभी कोई क्रेडिट नहीं मिला। ठीक है, तो उसके कुछ कारण है। एक तो मेंडल जी जो है वो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के स्टूडेंट। हाँ, तो अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई मैथमेटिक्स वाले को आप बायोलॉजी समझाने बोलोगे तो बायोलॉजी को भी मैथमेटिक्स के तरीके से समझाए, और उनके साथ वो ऐसे ही हुआ। जब लोग उनको बोले कि बताओ आपका जो रिसर्च है ये क्या है, तो वो मैथमेटिकल फॉर्म्स में समझाना चालू कर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब अपन कहानी ये चालू करते हैं। वो डेटा वेटा आप लोग देख लेना, 1956 में उन्होंने अपना ये हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट चालू किया, दुनियादारी है कब कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, सारा चीज आप लोग देख लेना, फैक्ट्स है। अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, हर इंसान को कुछ ना कुछ काम करना है जीवन यापन करने के लिए। तो चर्च में जो फादर की नौकरी कर ली है, जैसे पंडित जी होते हैं, मौलाना होते हैं, वैसे फादर की नौकरी, हर एक जॉब होता है। पंडित जो होते हैं भाई वो लोग भी जॉब ही करते हैं, पंडिताई भी एक जॉब ही होता है। ठीक है, कोई सेवा नहीं, सेवा से बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है। सेवा इज अनदर फैक्टर, जॉब इज अनदर फैक्टर। ठीक है, एक्चुअल में मंदिर में चढ़ावा करने बोलते हैं, एक्चुअल में वो भाई वो उनके घर के लिए, उनका घर चलेगा तभी तो वो मंदिर को अच्छा रख पाएंगे, तभी तो आप भगवान का दर्शन करने जा पाओगे जहाँ भी आप जाते हो। ठीक है, तो उनको थोड़ा बहुत डोनेट करना चाहिए, लेकिन एकदम से नहीं कि कई लोग लालची टाइप का डालो डालो। पूरी में गया था मैं, डालो डालो नहीं तो भगवान ऐसा हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएगा, मैं भाग यहाँ से, मैं भगवान के साथ अपना खुद ही बात कर लूँ। ठीक है, तुम्हारे बोलने से किसी को नाराज ऐसा नहीं हो। बहुत मेरे को ये सब चीजों से, बस ढोंग से मेरे को थोड़ा सा नफरत है। तब आस्था, आस्था अलग चीज है, ढोंग एक, उसका एक बहुत ही विपरीत रूप होता है। ठीक है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा भगवान चले दुनियादारी का, मतलब ये सब ढोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आस्था एक अलग चीज है, अच्छे कर्म एक अलग चीज है, पुण्य एक अलग चीज। लोग तीनों को मिक्स कर देते, आस्था, धर्म और पुण्य, तीनों को मिक्स कर देते। तीनों का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, भगवान के सामने आधा घंटा बैठ के अगरबत्ती जलाना ही भगवान की उपासना नहीं होती है। ठीक है, जितने भी जितने भी मैथोलॉजिकल बुक्स होते हैं उसमें एक ही चीज है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। आप पता पड़ रहे हो, आप जा रहे हो तो जहाँ पर किसी को मार रहे हो, भगवान मुझे माफ कर देना, मैं इसको मारा, भला बुरा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोशिश करो कि आप किसी को हर्ट ना करो, यही होता है। ठीक है, घर में माँ बाप को आंख बाएं सुनाए जा रहे हैं, मेरे को मोबाइल लेके दे दो, मेरा दोस्त के पास आईफोन है, तुम लोग क्या देते हो, वीवो, ओप्पो, ये कोई फोन है? आप लोगों के पास भी होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब डिमांड जबरदस्ती का, रोना धोना, बड़े होने के बाद भी जबरदस्ती का, बुरा भला बोल रहा, आपको मालूम ही नहीं है कि पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी कंडीशन कैसी है। उनको, है ना, माँ बाप को परेशान करना, उनको दुखी करना, उसके बाद फिर जाके बनते आधा घंटा साईं बाबा के दरबार में बैठे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने माँ बाप को दुखी करके आप मंदिर मस्जिद जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी कर लो। हमेशा याद रखना, कर्म एक अलग चीज है, अच्छे कर्म जो है वो करो, आपको किसी ढोंग की जरूरत नहीं। अरे ये मेरा मानना है, और एक्चुअल में जब थोड़ा सा आप मैच्योर होते हो, जब दुनिया को समझते हो, तो आप इस चीज को जान पाते हो। एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं अपना शेयर करता हूँ। हमेशा माँ बाप को पहले इज्जत दो, माँ बाप को पहले रेस्पेक्ट दो, उनकी पहले पूजा होनी चाहिए। एक कहावत है ना, जीवन देने वाला भगवान होता है,
जीवन बचाने वाला भगवान होता है। अरे तो भैया आपको जीवन दिया किसने और जीवन बचाया किसने? माता पिता ने, तो वही हुए ना भगवान। देन उसके बाद आपकी आस्था है, आप अपना पूजा पाठ करो, वो अच्छी चीज है। पूजा पाठ का एक्चुअल मीनिंग होता था पुराने धर्मों में, मैं आपको बता रहा हूँ, मंदिरों में हमेशा जो भी भगवान की मूर्ति होती है वो काफी सुंदर बनाई जाती है। इस्कॉन टेम्पल वगैरह में देखो, इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन। एक्चुअली में फोकस करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो मंदिर में जाते हो तो आपका एम्बियंस चेंज हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं, आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ फोकस करना सीखते हो। एक्चुअल में फोकस भी एक प्रकार का मेडिटेशन होता है। तो आप मंदिर में जब बैठते हो, शांत वातावरण, थोड़ा सा सुगंधित वातावरण होता है, साफ सुथरा, देन आप भगवान की मूर्ति की तरफ देखते, आप कभी आपके दिमाग में इधर उधर की बातें जाती है? नहीं जाती। आप किसी भी भगवान को मानते, ठीक है, आप क्या करते हो? पूरा फोकस होता है। ये एक तरीके का मेडिटेशन है। समझ आया बात? मेडिटेशन से आपका ब्रेन अच्छा रहेगा, आप पॉजिटिव थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में और आप अच्छे काम, ठीक है। चलिए, तो मेंडल ने जो वर्क किया वो क्या था? तो मेंडल जो फादरी थे, फादर मतलब चर्च से अब मंदिर में आ गए हम। अब इंडिया में वही चल रहा है, मंदिर मस्जिद जबरदस्ती का चल रहा है, देखा देखना आपको बता रहा हूँ। मंदिर मस्जिद ये सब मतलब बिना मतलब के चल रहा है, सिर्फ देखा देखी। वहां हो रहा है, हमारे शहर में भी न्यूज आना चाहिए। हमारे शहर का न्यूज क्यों नहीं आ सकता? यहाँ के लोग तमाशा कर रहे हैं, हमारे शहर का भी हम भी आएंगे रिप्रेजेंटेटिव। चलिए, तो मेंडल जो चर्च में थे, तो वो ऐसी चर्च के आसपास गार्डन में हमेशा जो चर्च होता है उसका बहुत बड़ा कंपाउंड होता है। आप अगर चर्च कभी गए होगे तो कहीं कभी, काफी बड़ा कंपाउंड होता है। तो गार्डन जो था, उन्होंने देखा कि कुछ टॉल प्लांट थे। कौन से प्लांट? पी प्लांट, ठीक है। तो इन्होंने जो स्टडी की थी किस पे? पी प्लांट पे, ठीक है। अब पी प्लांट का जो बोटेनिकल नेम होता है वो भी मालूम होना चाहिए। क्या होता है इसका बोटेनिकल नेम? Paisam sativa. पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। पी प्लांट में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितना सेट होगा? 7 पेयर। तो इसका मतलब है कि जब भी हम तो कोई कैरेक्टर की बात करेंगे तो हमेशा पेयर, और इन्हीं 7 पेयरों में से जो भी इनके कैरेक्टर होंगे पी प्लांट के, इन्हीं 7 पेयर में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टॉल पी प्लांट, इन्होंने देखा कि कुछ टॉल पी प्लांट है, कुछ टॉल पी प्लांट है ना बेटा, और कुछ ड्वार्फ पी प्लांट है। ये ड्वार्फ पी प्लांट है, ठीक है, ड्वार्फ पी प्लांट है। तो ज्यादा दूंगा, बैटरी वैटरी सब लोग वो कर लिए रहना, है ना, क्योंकि मैं जहाँ तक पढ़ाने वाला हूँ वहां तक टेस्ट में दे चुका हूँ। तो इसीलिए जितना पढ़ाना है मेरे को आज उतना पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, 8 से पहले छोड़ूंगा, 8 से पहले छोड़ूंगा, उसमें ठीक है। ऑनलाइन वाले लोग अपना बैटरी वैटरी चार्ज करके रखना और अपना भी, चलो। Yes, sir. इनके पास ऑप्शन नहीं है चार्ज करने के लिए। चलिए, तो टॉल पी प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट, उन्होंने देखा कि एक लाइन में बहुत सारे टॉल पी प्लांट है, दूसरे लाइन में बहुत सारे डॉर्फ पी प्लांट है, शॉर्ट हाइटेड पी प्लांट, ठीक है। तो उन्होंने देखा यार ऐसा क्यों, काफी दिन से देख रहा था, बड़ा ही नहीं हो रहा है, बड़ा ही नहीं हो रहा है, इनका बड़ा हो। देखिए कि इनके बहुत सारे मटर के दाने वहीं गिरे, फिर उससे जो प्लांट हुआ, कुछ महीने ऐसे लगते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो और भी डॉर्फ पी प्लांट हुआ, इसके आसपास टॉल प्लांट ही हुआ, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो, अब बायोलॉजी पढ़े हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन वाला हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अपना के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि टॉल पी प्लांट को टॉल पी प्लांट के साथ में, नहीं दिखेगा तो बताना बेटा, ऑनलाइन वाले लोगों को दिख रहा है बेटा, हाँ। तो टॉल प्लांट को इन्होंने टॉल प्लांट के साथ में क्रॉस करवाया। अब भाई सीधी सी बात है, टॉल प्लांट नहीं बेटा, टॉल प्लांट को टॉल के साथ कराएं तो कैसे क्रॉस कराएंगे, क्या क्रॉस कराएंगे? गैमेट। तो एक टॉल प्लांट को हम मेल ले लिए, दूसरे टॉल प्लांट को फीमेल प्लांट ले, तो इसका इसका मेल गैमेट, हाँ, मेल है भाई, इसका ऐड कहाँ होगा, हाँ, इसका मेल गैमेट और इसका फीमेल गैमेट। समझ आया? क्लियर है बेटा? अरे बाबा, वो क्रॉस पॉलिनेशन में फूल को पकड़ के ऐसे कभी किया हो ऐसा?
बचपन में ऐसे जब पढ़ता था तो मैं ऐसे करता था, उससे मैं देखता था कुछ ही नहीं हो रहा है यार, एक दिन में थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, टाइम लगेगा सीड बनने में। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो टॉल प्लांट को टॉल प्लांट कैसे, अब सीधी सी बात है, टॉल प्लांट जो है इसका गैमेट पहले बनेगा, बोलो बनेगा भाई, गैमेट को भी तो फ्यूज करवाएंगे ना, तो ये गैमेट बना, ठीक है, इधर भी गैमेट बना, कौन सा गैमेट बनेगा बेटा इधर, फीमेल गैमेट, इधर मेल गैमेट, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और उन्होंने देखा जो भी रिजल्ट आया दैट इज टॉल प्लांट। बोलो सेम यहाँ पर भी ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाए ड्वार्फ प्लांट के साथ में, ठीक है, तो इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो ड्वार्फ प्लांट ही आएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है भैया ऑनलाइन वाले लोगों को? यस सर। ठीक सर। नहीं आएगा तो पूछना, क्यों रेणुका इतना लेट क्यों ज्वाइन करती हो? सर इधर ऑफलाइन हो। हाँ, तो ये हो गया क्लियर, मेंडल को यहाँ तक बातें समझ आ गई, ठीक है, क्या दिक्कत है? फिर उन्होंने देखा कि चलो अब इसको और इसको मिला के देखते हैं। टॉल प्लांट को उन्होंने ड्वार्फ प्लांट के साथ में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, देन द रिजल्ट इज अमेजिंग। टॉल प्लांट, यहाँ इसका दिमाग थोड़ा सा आउट हुआ, बोला टॉल टॉल कराया, टॉल आया, बहुत बढ़िया बात है, डॉट अप कराया, डॉट अप कराया, टॉल और डॉट कराया, तो बीच में क्यों नहीं, टॉल क्यों हुआ? तो थोड़ी ना मालूम, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें पूछूंगा जो मेंडल ने बताया था तो वो आपको भी नहीं मालूम होगा, भले आप चैप्टर पढ़ लिए हो, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना खतरनाक कॉम्प्लिकेशन। हाँ 10th में था, ठीक है। यहाँ पर मेंडल को प्रॉब्लम चालू हुआ, फिर इन्होंने मेंडल ने इस रिजल्ट को देखने के बाद फिर कुछ कॉन्क्लूजन निकाले और उससे कुछ प्रिंसिपल्स दिए, इसको हम लॉ ऑफ मेंडलिज्म बोलते हैं। समझ आ रहा बात? एक्चुअल में लॉ ऑफ मेंडलिज्म मेंडल ने नहीं दिया था, उसने कुछ प्रिंसिपल सेट किए थे कि भैया ये ऐसा होता है, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। समझ आ रहा बात? चलिए, तो ये जब आया तो उनके दिमाग में ये सवाल आया कि यार इंटरमीडिएट फॉर्म क्यों नहीं आया। क्लियर है? और ऑब्वियसली हर एक के दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया इंटरमीडिएट फॉर्म क्यों नहीं आया। टॉल को टॉल से कराने से टॉल आ रहा है, डॉर्फ को डॉर्फ से अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो डॉर्फ आ रहा है, तो यार टॉल को डॉर्फ करा रहे हैं तो एक्चुअल में इंटरमीडिएट आना चाहिए। ये कहाँ गया, इसका पार्ट कहाँ गया, इसका पार्ट तो हिडन हो गया, खाली उसी का पार्ट एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब टॉलनेस कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हो रहा है। तो उन्होंने बोले कि जरूर टॉल प्लांट में, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जरूर टॉल प्लांट में कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और इसमें जो फैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। समझ आया बेटा? यस सर। चलो, तो अब ये फैक्टर क्या है और कहाँ होता है ये उनको नहीं मालूम, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भैया आप, मैं आप लोगों को आधा घंटा पहले बेसिक चीजें बताए, तो ये जो फैक्टर है जो टॉल कैरेक्टर को, प्लांट के टॉल कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, इस फैक्टर को आप क्या बोलोगे आज के टाइम पर? डोमिनेंट। नहीं बेटा, ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डोमिनेंट और रेसेसिव, मैं ये बोल रहा हूँ टॉलनेस के लिए जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि टॉल प्लांट में कोई एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और टॉल प्लांट बना रहा है। डॉर्फ प्लांट में कोई ऐसा कैरेक्टर है, कोई ऐसा फैक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और डॉर्फ प्लांट बना रहा है। तो वो फैक्टर क्या हो सकता है?
जीन। जी, अभी आधा घंटा पहले ये तो पुनः पुराण समझाया हूँ ताकि आप लोग समझो। क्या समझाया हूँ? कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन? जी, इसका नहीं आ सकता ना, नहीं आया, इसीलिए तो आगे बढ़ा, नहीं तो कभी आगे ही नहीं बढ़ता। समझ आया बात? ठीक है, तभी तो एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा है। इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, अगर इसका भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होता तो हाइट इंटरमीडिएट आता, लेकिन हाइट टॉल आया। इसका फिर एक नया प्रिंसिपल सेट हुआ कि जरूर इनमें जो फैक्टर है और इनमें जो फैक्टर है, एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव, और फिर डोमिनेंट और रेसेसिव में से कोई एक ही फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है जो कि डोमिनेंट है। तो यहां से एक प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉ ऑफ प्रिंसिपल, साइलेंट करो तो। हाँ, तो मेंडल ने ये देखा कि भाई जो टॉल प्लांट में कुछ तो ऐसा होगा ना, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और इसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा, दबा दे रहा है ना? समझ आ रहा बात? तो उन्होंने बोला वो जो चीज है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो कोई एक फैक्टर है, वो कोई एक फैक्टर है। और आज हम जानते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं जो डीएनए का एक पार्ट होता है। क्लियर है? तो उन्होंने एक्चुअल में जीन को किससे कंपेयर किया? फैक्टर को। एक्चुअल में वो कंपेयर नहीं कर, एक्चुअल में मैं बोलूँ कि ये कंपैरिजन नहीं था, उनके लिए जीन एक फैक्टर था क्योंकि उनको जीन के बारे में नहीं मालूम था। फिर एक सवाल आता है जीन के बारे में क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि जब मेंडल इस हेविडेशन का, इस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का जब स्टडी कर रहे थे उस समय जीन्स डिस्कवर ही नहीं हुआ। जीन्स तो छोड़ो, आप डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ है, डीएनए छोड़ो, आप क्रोमोसोम्स नहीं देखे, क्रोमोसोम्स छोड़ो, आप न्यूक्लियस की आइडेंटिटी ही नहीं पता थी कि न्यूक्लियस जैसी कोई चीज होती है और इसका काम क्या है, किसी को मालूम ही नहीं था। क्यों? माइक्रोस्कोपी का एडवांसमेंट नहीं। समझ आ रहा बात? ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी 1900 के बाद से एडवांस होना चालू और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 1856 के आसपास चल रहा था। समझ आया बात? अब आप सोचो, जब लोगों को न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए नहीं मालूम था तो ये महान व्यक्ति